ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बात करते हैं। भाई ने सवाल किया कि भाई डेटाबेस पेड होगा अनपेड होगा। हर डेटाबेस की एक लिमिट है, ठीक है, जिसमें मोंगोडीबी आपको दे रहा है 5 GB। जी, इतना डेटा आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, फायरबेस की अगर हम बात करें तो इसका भी एक ठीक ठाक लिमिट है। ठीक है, कि भाई इतना डेटा आप इस पे रख सकते हो, उसके बाद जो है मैं आपको चार्ज करूंगा। सही है, हर डेटाबेस पे यही है, कोई ऐसा नहीं है कि जो चार्ज नहीं कर रहा हो, वरना तो फिर तबाही मचा दे जो खेलने वाला होगा। हाँ, या तो फिर वो फिर बहुत ज्यादा देखो। अच्छा, माई एसक्यूएल नो एसक्यूएल की थोड़ी सी अगर बात करें ना, तो माई एसक्यूएल तो अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, वो हमारे कोर्स का अच्छा है। लेकिन मोंगोडीबी और फायरबेस ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है। सही है, अब इसका थोड़ा सा फर्क बता देता हूं मैं। सही है, फर्क थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मेरे पास क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस इमेज, सही है, इसको जरा देख लेता हूँ। और अगर मैं इसमें से आपको देख के समझाऊं, ठीक है। ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, तो अगर वैसे तो ये बहुत बुरा दिख रहा है अभी, लेकिन बताने का क्या मकसद है, ये एक किस्म का आपको टेबल लग रहा है। तो टेबल्स में ये जो है ना, आपस में सारी चीजें रिलेशंस होती हैं। आप यहां से कोई भी चीज यहाँ की कोई भी चीज यहाँ की, यहाँ से कोई भी चीज यहाँ की एक्सेसिबल करने में आपको मसला नहीं होता। दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसक्यूएल। ठीक है, MongoDB Firebase is not a relational database, is not a SQL, it is a non SQL database। ठीक है, उसमें रिलेशंस नहीं होते, आपको रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। रिलेशंस कैसे बनाएंगे वो जब हम डेटाबेस पर आएंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। हाँ, एसक्यूएल को यूज करना इजी है, बाकियों को नहीं। अच्छा, अब भाई का सवाल आया था कि भाई फोल्डर बना के रख लेते हैं डेटा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये मेरे पास यूजर है tabish@gmail.com। ताबिश उसकी प्रोफाइल आईडी और उसकी यूआईडी। मैंने आपको बोला कि आपने मुझे एपीआई बना के देनी है 5 यूजर की। सही है, आपने बोला ठीक है फोल्डर में रख देते हैं। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, फोल्डर में कहाँ रखोगे? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है, वो फोल्डर में कहाँ रखोगे? फाइल तो फाइल है, नोटपैड की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, उनकी बात नहीं हो रही। वो फाइलें हैं जिसमें आप काम कर रहे हो। ये आपके पास डेटा है, ये कहाँ रखोगे? इसके लिए कोई स्टोर चाहिए, इसके लिए कोई बकेट चाहिए, इसके लिए कोई बेस चाहिए जहां पे आप अपने डेटा को रखो। आप समझ आया? डेटा तो जरूरी है, वरना समझो ना, ये आप खुद बात को समझो, ये आपके पास एक डेटा है। सही है, ये कहाँ रखोगे? आपके पास फोल्डर में ये कैसे सेव हो सकता है? वो यही सही है, यही डेटाबेस वालों ने शुरू किया था कि यार एक टेबल बनाते हैं, उसमें डेटा पुट करना शुरू होते हैं, यहां से एसक्यूएल का सारा काम शुरू हुआ था। फिर इस तरह मोंगोडीबी आया, फायरबेस आया, तो हम जो है डेटा अब उसमें रखते हैं। नोटपैड की फाइलें बना के रख लें। नोटपैड का यूआरएल कहां से बनाओगे? नोटपैड की फाइलें हर किसी को देते रहोगे तुम? हैं? 100 बंदे हैं, किस किस को नोटपैड की फाइलें सेंड करोगे? तुम्हारा ईमेल सर्वर भी बैठ जाएगा भाई, तो कितने को भेजोगे? आज आपकी एप्लीकेशन 10 बंदे इस्तेमाल करेंगे, कल 100, परसों 1000। 1000 नोटपैड की फाइलें, परसों अगले महीने 10,000 नोटपैड की फाइल ली हो गई, क्या हो गई? पीसी में नोटपैड ही लगा। चलो खैर, खाली यूजर तो नहीं चाहिए होंगे ना। ऑर्डर भी करेंगे, प्रोडक्ट भी बनाएंगे, चैट भी करेंगे, कितनी नोटपैड बन जाएंगे? सही है, तो एपीआई क्लियर है, डेटाबेस क्लियर है, एपीआई इंटीग्रेशन क्लियर है। ठीक है, हम जो है थोड़ा सा फास्ट होके काम की तरफ आते हैं, ताकि फिर अच्छा इसको मैं खुला रहने देता हूँ। और
इसमें से हम खोल लेते हैं खाली इसको, इसको यूजर्स को, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को खुला रहने देते हैं, इसको छोड़ते हैं, और इसको भी खुला रहने देते हैं, इसको भी यूज करके देख लेंगे। मैं एक काम करूं, अगर यहाँ से वापस आता हूँ किधर, मेन डेटाबेस पर, और कोड वेब, और अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए खोलूं, 2 days ago बैकएंड फंक्शनैलिटी कंप्लीट, ठीक है, स्लैश cities CITIES and not get city, अच्छा सही है, नो नो बताता हूँ, API स्लैश CITIES, ठीक है। एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसमें रखा हुआ है स्टेटस और डेटा, ठीक है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दो लास्ट में, तो जो डेटा है वो एरे यहां से लेकर यहां तक, डेटा के अंदर आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी जो यूनिक आईडी है, सिटी नेम कराची अंडरस्कोर B0, इसको छोड़ो, ठीक है। तो डेटा के अंदर आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर आपका रिक्वायर्ड डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक मेरी बनाई हुई एपीआई है। अच्छा, अब आपका कहने का क्या मकसद है कि भाई ये क्या है, क्या अभी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये क्या है, ठीक है। अगर वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए इस पर, किस पर, इस पर, आप बोलो भाई यूजर्स तो ठीक है, लेकिन ये क्या है। और अगर मैं अपने वाले पर आऊं तो ये क्या है। जब भी आप बैकएंड लिखोगे, सपोज करो कि मैंने आपको बोला 5 यूजर्स की एपीआई बना कर दो, ठीक है, तो ये जो एरिया हाईलाइट हुआ हुआ है, ये तो राइट नाउ आपके लिए लोकल होस्ट पे चल जाएगा जो आप जिस पोर्ट पे चला रहे होगे, ठीक है। लेकिन लेकिन जब सपोज करो कि मैं बोलूंगा कि भाई मुझे यूज करनी है घर पर, या तुम एप्लीकेशन लाइव पर लाओगे, ठीक है। फेसबुक अभी आपने अगर फेसबुक जो खुला हुआ था, तो हर चीज में पहले facebook.com आ रहा था। आपका बैकएंड किसी जगह पर होस्ट होता है, डिप्लॉयड होता है, जिसके बाद वो चलता है दूसरी जगहों पर। वरना अगर खाली अपने पास चलाना है तो आईपी पे चल जाएगा, लोकल होस्ट पे चल जाएगा। लेकिन देखो अभी ये यहाँ पर एक्सेसिबल हो गया बिकॉज ऑफ मेरा बैकएंड इस एरिया पे जो आपको हाईलाइट हुआ हुआ दिख रहा है इस जगह पर होस्टेड है। ये जो आपको अभी ये हाईलाइट हुआ हुआ दिख रहा है, ये इस जगह पर होस्टेड है, तभी आपको दिख रहा है। डोमेन नहीं है ये डोमेन नहीं है। डोमेन वो होता है जैसे कि तुमने बोला कि उस्मान स्टोर बना लिया, उस्मान स्टोर .com के नाम का तुम्हें वो चाहिए, डोमेन वो है, डोमेन वो है। ये आपका बैकएंड के लिए होस्ट का एक प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारे हैं जो कि अब सारे पेड हैं, ऑनलाइन है, सारे पेड हैं, कोई भी फ्री नहीं है, सही है। तो यहाँ पर जाने, यहाँ तक अभी जाने की नीड नहीं है क्योंकि ये हम पढ़ेंगे आगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी अकेले हमारे पास एक ये है और एक हमारे पास ये है, ठीक है। क्योंकि न्यू स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो एक दफा हम फास्ट प्रॉमिस को रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। आप लेट वार वाली क्लास में भी नहीं थे? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, हम वेरिएबल के बजाय, वेरिएबल्स के बजाय जो हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो है लेट, सही है, और कॉन्स्ट, ठीक है। हम फंक्शन इस तरह बनाते थे, फंक्शन एबीसी दिस, ठीक है, ये फंक्शन बनाते थे। अब हम बनाते हैं इस तरह, इंस्टेड ऑफ एबीसी मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट एबीसी फंक इफ इक्वल टू, अब इस वेरिएबल के अंदर मैं असाइन कर रहा हूं एक फंक्शन विच इज दिस, सही है। ये आपका फंक्शन पूरा वही काम करेगा जो आपका ये फंक्शन करता है जी। एनोनिमस नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन का नाम आपने रखा हुआ तो है एबीसी फंक्शन, सही है।
तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरो फंक्शंस, एडवांस जावास्क्रिप्ट फंक्शन, या फिर इक्मास्क्रिप्ट फंक्शन। नो 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 नो, ये वो नहीं है, ये एरो इसीलिए एरो फंक्शन, इसको कहते हैं एरो फंक्शन। कर लिया, चलो अच्छा है। क्या है, कैसे? ये है इज इक्वल टू एरो, ये है। मैं वापस जाऊं, अगर यहाँ पर लाके दिखाऊं इज इक्वल टू एरो, ये है, सही है, ग्रेटर देन वाला साइन। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। सही है, कंसंट्रेट करना। लेट फर्स्ट प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। ठीक है, ये मैंने एक कीवर्ड बनाया है फर्स्ट प्रॉमिस का, जिसके अंदर मैंने बताया कि भाई मैं एक प्रॉमिस बनाने लगा हूं। सही है, प्रॉमिस क्या होता है पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, प्रॉमिस अपने पैरामीटर के अंदर एक पैरामीटर लेता है। प्रॉमिस अपने ब्रैकेट्स में एक पैरामीटर लेता है, जिसको आप बोलते हो एग्जीक्यूटर फंक्शन। सही है, सही है। ये मैंने जो बनाया है, ना ये एनोनिमस फंक्शन है, ना ये कॉल बैक फंक्शन है, इट इज एग्जीक्यूटर फंक्शन। सही है, एग्जीक्यूटर फंक्शन आपके पैरामीटर में लेता है दो चीजें। सही है, एक रिजॉल्व, दूसरा रिजेक्ट। के आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा या तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो सूरतें, मैं आपको वही दो सूरतें बता सकता हूं। सपोज करो आपके पास जो प्रॉमिस है उसमें आपके पास कोई नंबर आने वाला है। ठीक है, हम ले लेते हैं, लेट नम इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया नम का जो कि 4 है। ठीक है, अब मैंने बोला इफ कैसे चेक करेंगे कि ये इवन है, यानी इवन क्या होते हैं 2 4 6 8 10, नम मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0। क्लियर है ये कि ये जो है अगर डिवाइड इससे हो और आंसर 0 ही आए तो ये चलाओ। ठीक है, मैंने बोला कि भाई आपको चलाना ये है, पैरामीटर में जो आ रहा है ना रिजॉल्व, उसे चला दो, उसे कॉल कर दो, उसमें क्या भेज दो, प्रॉमिस रिजॉल्व, रिजॉल्व हो गया। ठीक है, और यकीनन जब ये नहीं चलेगा तो फिर मैंने एल्स में बोला रिजेक्ट प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, ये मैंने जो है आपके सामने एक प्रॉमिस बनाया है। ठीक है, जो कि किसके अंदर असाइन है, फर्स्ट प्रॉमिस में। अगर आपको कोई बोले कि भाई फर्स्ट प्रॉमिस में इस कोड के अंदर क्या असाइन है, बोलो भाई फर्स्ट प्रॉमिस के अंदर एक प्रॉमिस असाइन बनाया गया है, जो कि ये है, जो कि हाईलाइट हुआ है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मजीद थ्योरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉमिस, अब मुझे चलाना है कि फर्स्ट प्रॉमिस को चला के भी तो देखना है कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है, किस तरह आउटपुट आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया खाली फर्स्ट प्रॉमिस। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, अभी इसको कंसोल करके चला के देख लेते हैं, सेव किया और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ना कोई चीज कंसोल है, ना किसी चीज का हमें पता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉमिस, अब मैं यहां पर आया डॉट देन, और फिर आया डॉट कैच। ये क्या है, सही है, ये क्या है, ये अच्छी चीज है। जब भी प्रॉमिस बनेगा तब प्रॉमिस रिटर्न भी होगा। ठीक है, ये जो आपने यहां से लेकर यहां तक बनाया है, ये आपने प्रॉमिस बनाया है, लेकिन ये जो आपने ये किया है, ये आपका प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। ठीक है, प्रॉमिस पढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है, सपोज करो मैंने जो आपको ये काम दिया था, एपीआई आपने बना के लानी है, आपने एपीआई बना ली, एपीआई जो है वो आपको प्रॉमिस रिटर्न करती है। ठीक है,
प्रॉमिस रिटर्न का क्या मतलब, एपीआई इसी से कॉल होगी, देन और कैच से, ठीक है। अब ये जो देन है ये कब चलेगा, कैच है कब चलेगा, जब रिजॉल्व चलेगा तो देन चलेगा, जब रिजेक्ट चलेगा तो कैच चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम कैच के अंदर की फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। कैच एक पैरामीटर में लेता है एरर हैंडलर, या आप इसको कॉल बैक भी बोल सकते हो, एरर हैंडलर भी बोल सकते हो। मैंने बोल दिया एक कॉल बैक चलाओ, इसको पैरामीटर में रिसीव होता है एक एरर, जो भी हमारी एपीआई में एरर आएगा। मैंने बोला console.log एरर इन फर्स्ट प्रॉमिस, और वो एरर है कॉमा एरर, ठीक है। ये मैंने बना लिया कैच, ताकि किसी किस्म का भी एरर आए पहले तो वो नीचे ही चला जाए, सही है। ये हमारा कैच हो गया। तो ये जो एरिया अभी मैंने बनाया था, दिस इज कॉल्ड एरर हैंडलर, या आप इसे कॉल बैक भी बोल सकते हो। सेम चीज देन के लिए है, वो कहलाएगी सक्सेस कॉल बैक, सही है। बना लेते हैं, ये सक्सेस कॉल बैक है, ठीक है। अच्छा, ये जो एरर लिखे ना ERR, कंफ्यूज नहीं होना, जो मर्जी लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सक्सेस, सही है, जो मर्जी लिख सकते हैं, सक्सेस console.log सक्सेस, सही है। लाइन नंबर नोट कर लो, लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 18, ठीक है। यहां पर मैंने कोई चीज हार्ड कोडेड नहीं रखी है, जो आ रहा है पैरामीटर के सक्सेस से आ रहा है। और यहाँ हार्ड कोडेड में मैंने एक डेफिनेशन बताई भी है कि भाई प्रॉमिस में एरर है, और उसके साथ जो एरर है वो भी बता दो कॉलन के बाद, कॉलन के बाद। सेव किया और मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश करा तो वो मेरे को बता रहा है प्रॉमिस रिजॉल्व, क्योंकि मेरी कंडीशन सक्सेसफुली सही चली है। और यहाँ पर आके अगर मैं इसको देता हूँ 3, सेव, एरर इन फर्स्ट प्रॉमिस, उसने पहले मेरा हार्ड कोटेड एरर दिया, फिर एरर में जो उसको मिला प्रॉमिस रिजेक्टेड, उसने वो मुझे लाके चला के दी, ठीक है। तो बताने का क्या मकसद है, ये कोई बोले कि भाई ये जो फर्स्ट प्रॉमिस है, ठीक है, ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसका प्रॉमिस बनाया कहाँ है, इसका प्रॉमिस जो बना हुआ है वो ये है, ठीक है। क्लियर है। प्रॉमिस में किसी का कोई सवाल हो, देन कैच में किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। प्रॉमिस है गेट की तरह है क्या, इसके अंदर हम क्या कोड रखेंगे? इसके अंदर आपको सिर्फ सिंटेक्स पता होना चाहिए, और इसके अंदर आप वो कंडीशंस ही रखोगे कि भाई ऐसा हो तो ये हो जाए, ऐसा हो तो ये हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉमिस बनता कैसा है, नहीं तो आप ज्यादातर क्या यूज करोगे, सिर्फ प्रॉमिस रिटर्न। जी, सही है, आपको प्रॉमिस पता होना चाहिए कि बनता कैसे है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं ताकि आपको और पता चल जाए, ठीक है। मैंने बंद किया और इसको भी बंद किया। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, const API call is equal to this console.log API कॉल कर दिया मैंने, और मैं वापस आता हूं। मैंने इस URL को अब मैंने कॉपी करा, कंट्रोल A कॉपी, लेट API URL इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग में मैंने उस URL को रखा, और API URL को मैंने कंसोल करा लिया, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश कर मैं जब अपने ब्राउजर पर गया, बोल रहा है भाई ठीक है आपका फंक्शन चल चुका है, ये आपके एपीआई का यूआरएल आ रहा है, क्लिक कर रहे हो तो भाई उस पे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका बन गया, ठीक है। तो अब मैं आता हूं एपीआई को चलाने के लिए, मुझे एपीआई इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। टू टू कोड्स, एक ये मेरा कोड है, सही है, और एक ये इनका कोड है, आपस में कम्युनिकेट कराते हैं कि भाई मेरे पास इनका कोड एक्सेस हो जाए, चल जाए। जो कि आप सपोज करो कि ये जो कोड है ये मेरे इसे डेटाबेस पे रखा हुआ है, ठीक है। जो कि एक्चुअली में ये जो सिटीज हैं ये रखी हुई है वाकई में मेरे पास, ठीक है। एपीआई इंटीग्रेशन के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड फेच, सही है।
ये फेच का आपके पास मेथड है जो एपीआई इंटीग्रेशन के लिए कॉल होता है। ये आपसे पैरामीटर में पूछता है कौन सी एपीआई कॉल करनी है। अच्छा, सही है। प्रॉमिस क्यों पढ़े हैं, ये सवाल आना चाहिए। एपीआई हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करती है, इस वजह से पढ़े हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि एपीआई जो बनाई है उसका प्रॉमिस बनाया किधर है। उसका प्रॉमिस जिसने एपीआई बनाई है उसी ने बनाया है, तभी आपको उसने ये वाला यूआरएल बना के दिया है। सही है। आपको पता होना चाहिए प्रॉमिस बन कैसे रहा है, इस वजह से मैंने आपको ऊपर पहले बनाना सिखाया। ठीक है। तो एपीआई हमेशा आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगी, दैट मींस देन कैच में आपको डेटा मिलेगा। जी, न्यू प्रॉमिस से। न्यू प्रॉमिस, ये तो न्यू यूज हो रहा है ना बाद में अब हमारे पास। ये कीवर्ड आप स्पेशली एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं प्रॉमिस, अब तो नहीं यूज कर रहे क्योंकि आप रिटर्न करवा रहे हैं प्रॉमिस, जिसके लिए हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं देन और कैच। ठीक है। अब आते हैं, मैंने भाई फेच में बता दिया कि मेरी जो एपीआई है वो है ये, मैंने बता दिया एपीआई यूआरएल। ठीक है। डॉट देन डॉट कैच। ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पॉज करते हैं और दोबारा थ्योरी पे चलते हैं। जब मैं लोकल स्टोरेज वाली क्लास में कौन कौन था, थे ना, सारे थे। अच्छा, मैंने आपको बोला था जब भी डेटाबेस में डेटा रखेंगे स्ट्रिंग करके रखेंगे। जब भी जी स्ट्रिंग करके रखेंगे ये, हाँ, डेटाबेस में कभी भी डेटा आप रखोगे स्ट्रिंग करके रखोगे, कभी भी जेसन डेटा नहीं रखोगे। और जब भी एपीआई से डेटा बुलाओगे वो आपको किसी फॉर्मेट में भी मिले, आपने उससे जेसन में बुलाना है, तब ही यूज करना है, क्योंकि जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, हम जेसन में ही डेटा डेटा अगर हमारे पास हो तो काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है। वापस आते हैं। हम्म, पार्स का क्या यूज होगा, करते हैं पार्स डॉट इंट या जेसन डॉट पार्स। खाली पार्स, पार्स इंट ना। बताता हूं मैं, वो भी बताता हूं। ठीक है, पहले एक एरर हैंडलर लिख दें। ERR console डॉट लॉग एरर इन एपीआई इंटीग्रेशन। सही है। और फिर मैंने बोला जो एरर है वो भी दिखा देना, जैसे ऊपर दिखाया था। ठीक है। जो एरर, अच्छा, बहुत कम पॉसिबल है कि आपके पास एपीआईज में एरर आए, अनलेस कि आपका बैकएंड डेवलपर पक्का नहीं है या खराब है या फिर उसको सही काम नहीं आता। ठीक है, तो आ सकते हैं। ठीक है। यहां बनाते हैं सक्सेस कॉल बैक। मैंने बोला सक्सेस और कंसोल डॉट लॉग सक्सेस। ठीक है, सेव किया और अब हम जाकर देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। सही है। सेव, रिफ्रेश। ठीक है। लाइन नंबर 29 चलिए, एक्चुअली में हमारी सक्सेस वाली लाइन चली है, लाइन नंबर 32 नहीं चली। दैट मीन्स हमारी एपीआई इंटीग्रेट हो चुकी है। सही है। अब हम इसको खोल के देखते हैं ये हमें क्या बोल रहा है। बॉडी बोल रहा है रीडेबल स्ट्रीम, कुछ नहीं। बॉडी यूज्ड फॉल्स। सही है। एड्रेस ओके ट्रू, रिडायरेक्टेड स्टेटस स्टेटस टेक्स्ट टाइप यूआरएल। इसमें से हमारी चीजें कौन कौन से काम किए हैं हम वो देख लेते हैं। ओके ट्रू हमारे काम का है, स्टेटस 200 हमारे काम का है, रिडायरेक्टेड हमारे काम का है, और यूआरएल हमारे काम का है। यूआरएल क्या कह रहे हैं, यूआरएल ये बोल रहा है आपने जो एपीआई हिट की है उसका यूआरएल ये है। एक चीज हो गई यूआरएल। सही है। रिडायरेक्टेड क्या कह रहे हैं, कभी कभार आपने बोला कि भाई जब एपीआई हिट हो जाए सक्सेसफुली तो एक यूआरएल दे रहा हूं उस पर रिडायरेक्ट करवा देना, यानी उस पर चले जाना। जो लोकेशन का काम है वो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा काम भी नहीं करना। लेकिन पता है ये क्या कर रहा है, दो चीजें हो गई। ओके ट्रू, ओके में जब आपके पास ट्रू आ जाए दैट मींस आपकी एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड हो चुकी है। स्टेटस 200 क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एपीआई कोड्स लिस्ट 200 बता रहा है
प्रोसेस द रिस्पॉन्स, यानी जब आपका सारा काम सक्सेसफुली हो चुका हो, 100% बिल्कुल सही हो, तो आपको 200 स्टेटस कोड मिलता है। सही है। अब मेन चीज पर आते हैं, विच इज बॉडी रीडेबल स्ट्रीम। ठीक है, रीडेबल स्ट्रीम का मकसद ये है, आपकी एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है, उसके बॉडी में कुछ डेटा रखा हुआ है, लेकिन वो आपके पास रीडेबल स्ट्रीम में नहीं है। सही है। जब तक लोकल स्टोरेज की बात थी ना, आपने डेटा स्ट्रिंगिफाई करके तो भेजा, लेकिन क्योंकि वो एक स्मॉल और बहुत ही मिनी लेवल का डेटाबेस है लोकल स्टोरेज, तो जिसकी वजह से जब आपने उसको बुलाया तो आपने बोला कि जेसन का एक कीवर्ड है पार्स, वो इसी को कन्वर्ट कर देगा, वो यहाँ का काम देख लेगा, तो उसके लिए तो पार्स यूज हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि डेटा किसी क्लाउड पे रखा हुआ है, क्लाउड क्या मतलब डेटाबेस पे रखा हुआ है, वहां से उठकर आ रहा है, तो यहाँ आपका पार्स काम नहीं करेगा। ठीक है, आपका काम सारा हो चुका है, लेकिन डेटा आपके पास रीडेबल स्ट्रीम में नहीं है। ये एक किस्म का आपका सारा डेटा ही है, लेकिन ये आपके पास काम का डेटा नहीं है, रीडेबल स्ट्रीम में नहीं है। अगर सिंपल लफ्जों में बोलूं तो जेसन डेटा नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अच्छा एक और चीज, ये जो देन है, यहां कभी भी आप कोई रिटर्न लगाओगे ना, अगर कि भाई ये चीज रिटर्न कर दो, तो वो ऑलवेज आपको नेक्स्ट देन में मिलेगी। कभी भी कोई चीज लगाओगे रिटर्न करके, तो वो आपको नेक्स्ट देन में मिलेगी। ठीक है, मैं आया, मैंने बोला रिटर्न सक्सेस डॉट जेसन, मेरा जो डेटा है वो जेसन में कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न करा दो। ठीक है, जब रिटर्न उसको मिला, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डॉट देन, एक और देन लगाया, और अब यहाँ पर जो मुझे सक्सेस मिलना है उसका नाम मैं रख देता हूँ एक्चुअल डेटा, सोल डॉट लॉग। ठीक है, लाइन नंबर 33 और लाइन नंबर 36। ठीक है, सेव किया, एक दफा दोबारा जाके देख लेते हैं। यूजर्स में वो हमें 10 यूजर्स बता रहा है। ठीक है, 10 लिखा आ रहा है ना। ठीक है, और अंदर उसके पास हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम अभी भी एपीआई की तरफ नहीं जाते। सपोज करोगे भाई, आप बोल रहे हो कि भाई मुझे, मेरे पास ये डेटा है, मैंने इसको देखना है। सही है, मैं भी इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहा, मैं इसको देखना चाहता हूँ जेसन फॉर्मेट में। यूआरएल आपने कॉपी कर, चलो यूआरएल नहीं, डेटा सारा आपने कॉपी कर लिया। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड जेसन ब्यूटीफायर। जेसन ब्यूटीफायर पे गए, इस पे क्लिक करा, ये बोल रहा है भाई, अच्छा सही है, ये बोल रहा है भाई यहाँ पर मुझे डेटा दो इस एरिया पे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको उसका आउटपुट दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेटा पेश करा, अगर आप देखो तो एरे में मेरे पास 10 आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सही है, 0 से शुरू हुआ तो 9 तक। अब ये 8 का क्या मकसद है, हर ऑब्जेक्ट में 8 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, 0 को खोल कर देख सकते हैं, लियन ग्राहम डेटा बिल्कुल सही मिला है उसको, लेकिन अब क्योंकि आप इसे खोल के देख सक रहे हो हर चीज को बंद खोल के, तो दिस इज कॉल्ड जेसन फॉर्मेट। ठीक है, आप इसको तो नहीं कर सक रहे ना। सही है, तो अब हम आते हैं अपने काम पर। ये हमारे पास डेटा था एक नॉट रीडेबल स्ट्रीम में। ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं, और अब हमने सारा काम कर लिया है, लाइन नंबर 33 और लाइन नंबर 36। रिफ्रेश करा, डेटा हमें सक्सेसफुली लाइन नंबर 33 का एरे में रिसीव्ड हो चुका है। अगर मैं 0 को खोल के देखूं, एड्रेस कंपनी नेम लियन ग्राहम, सक्सेसफुली एपीआई इंटीग्रेट हो चुकी है। एड्रेस में भी हमारा सारा डेटा है, कंपनी में भी हमारा सारा डेटा है। एड्रेस के अंदर जाएं तो जियो के अंदर जाएं, सब कुछ हमें प्रॉपर तौर पर मिल चुका है। ठीक है, आपने अपने कोड से एक दूसरे का कोड एक्सेस कर लिया, डेटाबेस से डेटा उठा के अपने पास रेंडर करा लिया, दिस इज कॉल्ड एपीआई इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको जो डेटा बनाना सिखाया है वो इस वजह से बनाना सिखाया है, डेटा बना के आप डेटाबेस में ही रखोगे, हार्ड कोडेड एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स या हार्ड कोडेड स्ट्रिंग से आपका काम नहीं चलेगा।
डेटा आपको डेटाबेस में ही रखना होगा और डेटा आपको वहीं से ही दिखाना होगा हमेशा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, तो इसकी खास तौर पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी भी जॉब्स फ्रंट एंड डेवलपर की होती हैं 50% काम आपका ये होता है, एपीआई इंटीग्रेट करो और उनको चलाओ। हाँ तो बंदी के हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस बना के दिखाया ना। लर्निंग प्रॉमिस क्या रिटर्न कर रहा था, देन कैच, तो जरूर उसका प्रॉमिस बना होगा, तो ये एपीआई इसका भी जरूर बना होगा, तो वो वहां बनता है। वो फिर उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, खाली ऑब्जेक्ट्स नहीं है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, अब इसको कोड को गौर से देखो, और इसमें किसी का कोई सवाल हो तो चला लो। एक सवाल आना चाहिए था, किया नहीं, वो मैं चला के बता देता हूँ, ठीक है। मैंने इस डैन को बंद कर दिया, ठीक है, इसको भी बंद कर दिया। आपका सवाल होना चाहिए था यहीं पे डॉट जेसन करवा लेना, सही है। करवा के देख लेते हैं क्या आता है, अभी नजर आ जाएगा। लाइन नंबर 29 36, सेव किया, रिफ्रेश। बोला रिजॉल्व तो हो रहा है, लेकिन रिजॉल्व होने में टाइम लग रहा है। वो जो टाइम है वो आपने उसको दिया नहीं, तभी मैंने आपको बताया, जब भी कोई चीज एक प्रोसेस से चलानी है ना एपीआई इंटीग्रेशन में, अगले प्रोसेस पे डाल दो, यानी उसको रिटर्न करा दो। मैंने क्या बोला भाई, आप ऐसा करो, रिटर्न कर दो मेरे डेटा को डॉट जेसन में। अब रिटर्न हो गया तो डॉट देन उसको दोबारा मिला, जो एपीआई इंटीग्रेशन का फीचर है सक्सेस को मजीद सॉल्व करने के लिए। तो अब उसको डेटा पहले से मिला हुआ था, उसने बोला कि जेसन में आ रहा है, जेसन में जाके डेटा दे देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश, डेटा आ गया। हाँ, वो प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे ना कि ये क्यों आ रहा है, क्या क्यों आ रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग क्यों आ रहा है, एक मिनट, डॉट जेसन। तो इसका जवाब सिंपल ये है, प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा था लेकिन आपने उसको रिजॉल्व होने नहीं दिया। आप उसको अगले स्टेप पे रिजॉल्व होने तो दो पहले। सेव पर भी रख सकते हैं, भी कॉल करा है ना, फिर डेटा भी करा हाँ वो भी चलेगा, वो तो मैं अपनी मर्जी से लिखा है यहाँ पर। ये जो सक्सेस है, ये जो एरर है, ये आपकी मर्जी के नाम होंगे, ठीक है, यहाँ जो मर्जी लिखो। हाँ, एल्गोरिथम ही है, एल्गोरिथम बिल्डिंग यही है, सही है। तो हर जगह से, अब अगर आप YouTube पर जाओ या आप किसी जगह पर जाओ, किसी जगह पर भी आपको जो डेटा दिख रहा है वो एपीआई से इसी तरह से आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख के अपना नेम कॉल कर रहा हूँ ना, तो गूगल पे जो रिक्वेस्ट गई है वो इस नेम की गई है, लेकिन ये आपके पास एक एपीआई से डेटा आया है, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपने डॉम ने इसको इस तरह रेंडर करके दिखाया है, ठीक है। तो ये काम बहुत जरूरी है, और ये काम आपको जरूर सीखना है, क्योंकि मेन काम आपका यही है, ठीक है। और एक और चीज, जाते हैं इसमें वापस। तो प्रॉमिस डिफाइन क्यों करेंगे, हाँ, इंटीग्रेट हो गए। इंटीग्रेशन के लिए तो डिफाइन करने की बात ही नहीं है ना। जब आपको उसने ये यूआरएल दे दिया, ये वाला यूआरएल, तो बस आपने इस सिस्टम का प्रॉमिस बनाना ही नहीं है, उसने बना के होस्ट करके दिया आपको सब कुछ। अब हम आपके लिए क्या करता हूँ, इनमें से कोई दूसरी एपीआई चला के दिखाता हूँ, ताकि देख लो भाई वो भी चल रहे हैं। टू डूज पर चले जाते हैं, 200 टू डूज, ये आपके पास इस तरह का डेटा है, इसको कॉपी करते हैं, और इंस्टेड ऑफ डेज हम यूज करते हैं ये, ठीक है। सेव, रिफ्रेश, 200 डेटा आ गया, उसने 200 ही बताया था। खोला, पहले को खोला, कंप्लीटेड फॉल्स, ID1 टाइटल जो भी है, यूजर ID1, यूजर ID1 टाइटल दिस फॉल्स, सब कुछ जैसा उसका डेटा था बिल्कुल वैसा ही हमारा डेटा है। दिस इज कॉल्ड एपीआई इंटीग्रेशन। इसको चलाएगा। इमेजेस की भी चला के दिखा रहे थे, 5000 हैं वो।
हाँ, इमेजेस में एक फायदा हो जाएगा चलाने में, वो भी बता देता हूँ। सही है, इसको कॉपी किया, कॉल किया, सेव किया और वापस आ गया। अच्छा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो मैं बोलूंगा रिफ्रेश, फिर आप देखना कितनी देर में डेटा आता है। ठीक है, रिफ्रेश। उसने कुछ सेकंड लिए, वो जो कुछ सेकंड लिए ना, आपने उतनी देर में लोडर दिखाना है। ठीक है, लोडर इसलिए यूज होता है कि जितनी देर में एपीआई का डेटा लोड हो रहा है, आप कुछ लोडर के दिखाओ ताकि यूजर फ्रस्ट्रेटेड ना हो। हाँ, ये हो रहा है, या फिर ये हो रहा है, ये, या फिर फेसबुक ने तो एक यूं दी हुई है। तो ठीक है, अगर हम इसको खोलें और यहाँ से मैं थंबनेल यूआरएल को अगर मैं कॉपी करके कॉपी टू योर बी ये दिखाऊं, सही है, ये इमेज खुलकर आपके पास आ रही है। तो इमेज का डेटा सक्सेसफुली आपके पास है। अच्छा, इमेज एपीआई इंटीग्रेशन का जो टास्क था वो ये है, ये एपीआई की इमेज होगी जिसमें आपको डेटा के साथ यहाँ डॉम पे रेंडर करानी है, रिस्पॉन्सिव डेटा के साथ, पूरी 5,000। जब कंसोल में हो गया, मैं फंक्शन जिंदाबाद। ठीक है भाई, एलिमिनेट नहीं हो ना, काम करके आगे जाना है, आगे वाली चीजें और मुश्किल है। हाँ, लेकिन फिर भी करनी खुद आनी चाहिए। मैं अपनी पर्सनल लॉजिक्स की प्रैक्टिस कर करके ना, पता है कितनी लाइनें लिख चुका हूँ। कितनी आ रही है? 2707। प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, सपोज करो आपको मैंने काम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये काम दिया हुआ था। ठीक है, अब तुमने बोला कि यार वो यहाँ पर जो है डेटा जेसन में नहीं मिल रहा, या किसी इस तरह का मिल रहा है, या चलो कोई भी और छोटी एग्जाम्पल हो गई। अपना काम छोड़ा, टेस्टिंग फोल्डर जो तुम्हारा पड़ा हुआ है उसमें खोल के लॉजिक्स बनाने बैठ गए। और अगर तुम सही काम कर रहे होगे ना, या चलो दिल लगा के भी कर रहे होगे, काम हो जाएगा। देखो ना, फिर आखिर में कितनी जबरदस्त बनकर आई, काम हो जाता है। मैं जब पढ़ रहा था ना, तो मुझे सिर्फ दो चीजें नहीं समझ में आती थी कि सर क्या बोलते हैं, और आज मैं वही चीजें सबको बता रहा होता हूँ कि भाई देखो, मैं बोलता था सर के फंस गए तो फिर काम कैसे होगा। ठीक है, या इसका जवाब ना मुझे मिलता था, सिर्फ ये मिलता था जब फंसोगे ना और काम करने वाले बन जाओगे, सारे काम निकल जाएंगे और हो जाएंगे, और अब हो जाते हैं।